हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगल सर अपने बायोस्टार्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो छात्रों, मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूं आप लोगों के समक्ष जो है अपना ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर को जो है आज इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो आप लोगों के बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले प्रश्न इस चैप्टर से एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। जो तंबाकू के पौधे में जो सूत्रकृमि लगते हैं उसके संक्रमण को रोकने के लिए जो है आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है उसमें, और जिसमें सूत्रक्रमी विशिष्ट जीनों को किसी संवाहक द्वारा जो है किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जो सूत्रक्रमी के जो विशिष्ट जीन होते हैं उस जीनों को जो है किस संवाहक द्वारा जो है डाला जाता है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है जीवाणु भक्षी, ऑप्शन बी दिया हुआ है रेट्रोवायरस, और ऑप्शन सी दिया हुआ है इस्चेरिचिया कोलाई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम। देखिए, अब सबसे पहले जो है जीवाणु भक्षी जो है ये तो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो ये तो पौधे में जीन ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हम इसको करेंगे, ये तो होगा नहीं। ये जो है ये जीवाणु भक्षी तो ये होगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है पशु कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर करता है, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो है इस्चेरिचिया कोलाई दिया है, तो यह एक होस्ट बैक्टीरिया है, ये वेक्टर नहीं है ये। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इस्चेरिचिया कोलाई को जो है यहाँ भी ये भी नहीं होगा। अब रह गया एक एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम इज राइट आंसर। ये जो है नेमेटोड के जो जीन है सूत्रक्रमी के विशिष्ट जीन है, इसको किस संवाहक द्वारा डाला जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा डाला जाता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में होते हैं टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड होता है, तो टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड। और ये टीआई प्लाज्मिड की सहायता से हम टीडीएनए क्या करते हैं कि पौधे में डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है। कह रहा है कि जो डीएनए के खंडों का जो गमन होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है एनोड की तरफ क्यों होता है, आखिर इसका क्या कारण है, रीजन पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो डीएनए खंडों का ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ऋण आवेशित होने की वजह से ऐसा होता है, यानी कि ऋण आवेशित होने की वजह से ऐसा होता है, कि धन आवेशित होने की वजह से होता है, कि आवेशित होना, कि दोनों तरह के आवेश से आवेशित होना, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है तब होता है। इसमें आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि डीएनए के खंडों का गमन जो होता है एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है, कि जो ये क्या होते हैं कि ये जो डीएनए होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं, और ऋण आवेशित होने की वजह से ही क्या होता है कि वो उधर एनोड की तरफ जो है खींचते चले जाते हैं। ठीक है, धन आवेशित तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का चार्ज जो है एक ही हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि इसमें ऋण आवेशित जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये किया जाता है जैसे मान लीजिए कि डीएनए का हम तो किसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें डीएनए के खंडों को अलग करते हैं, तो उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये ऋण आवेशित होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कोलोनकारी संवाहक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर बैक्टीरिया। ऑप्शन ए दिया हुआ है जीवाणु भोजी, ऑप्शन ए दिया हुआ है जीवाणु भोजी, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी दिया हुआ है पीबीआर 322, और ऑप्शन डी है टीडीएनए। आपको बताना है कि इसमें से कौन जीवाणु के लिए कोलोनकारी संवाहक नहीं है। तो देखिए, ये जो जीवाणु भोजी होता है ये क्या होता है कि बैक्टीरिया में जीन क्लोनिंग के लिए प्रयोग होता है ये। ठीक है, ये बैक्टीरिया में जो है जीन क्लोनिंग के लिए प्रयोग होता है। कौन, जीवाणु भोजी। जीवाणुओं के लिए कोलोनकारी संवाहक नहीं है पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि ये तो होता है। फिर उसके बाद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी क्या होता है कि बैक्टीरिया के लिए सबसे ये सामान्य क्लोनिंग वेक्टर होता है। कौन, प्लाज्मिड, तो ये भी होता है। फिर पीबीआर 322, ये पीबीआर 322 भी ये क्या है कि एक प्रसिद्ध बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर है, ये कृत्रिम प्लाज्मिड वेक्टर है ये। ठीक है, पीबीआर 322, तो ये तो तीनों तो होता है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होता है, तो ये टीडीएनए जो है नहीं होता है। टीडीएनए जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम में होता है, उसका भाग है ये, पौधों में जीन ट्रांसफर करने के लिए होता है ये टीडीएनए। तो आंसर नहीं में पूछ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा टीडीएनए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में क्या कर दिया जाता है कि पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, अंतक्षेपित कर दिया जाता है, सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतक्षेपित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्रांसफेक्शन, ऑप्शन बी दिया है रूपांतरण, और ऑप्शन सी दिया हुआ है जीनगन, और ऑप्शन डी दिया है सूक्ष्म अंतक्षेपण। देखिए ऐसे सवाल जो है बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए ये जो ट्रांसफेक्शन है ये जंतु कोशिकाओं में क्या करता है कि डीएनए प्रवेश की एक सामान्य विधि है ये, लेकिन ये आमतौर पर सीधे तरीके से जो है केंद्रक में डीएनए को इंजेक्ट नहीं कर पाता है ये इससे, ठीक है। रूपांतरण क्या होता है ये कि ये विधि जो है मुख्यतः बैक्टीरिया में प्रयुक्त होती है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं के लिए जो है नहीं होता है ये, ठीक। फिर उसके बाद जीनगन क्या होता है, जीनगन क्या होता है ये कि डीएनए को धातु कणों के साथ ये कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है इससे, यानी कि जो कोई धातु के जो कण होते हैं वो धातु कण को क्या कर दिया जाता है कि जीनगन की सहायता से जंतु कोशिका में क्या किया जाता है प्रविष्ट करा दिया जाता है, लेकिन ये सीधे जो है केंद्रक में नहीं उसको डाला जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म अंतक्षेपण क्या होता है ये, ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें जो है ये बहुत पतली सुई के द्वारा डीएनए को सीधे केंद्रक में डाल दिया जाता है। और यही पूछ रहा है कि सीधे जंतु कोशिका में केंद्रक अंतक्षेपित किया जाता है किसके द्वारा, तो सूक्ष्म अंतक्षेपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं, यानी कि डीएनए को पृथक्करण करना है तो कवक को जो है किस एंजाइम से हम जो है क्या करेंगे संसाधित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी दिया है सेलुलेज, और ऑप्शन डी दिया है सी दिया है डीएनए, और ऑप्शन डी दिया हुआ है काइटिनेज, ठीक है। अब ये लाइसोजाइम क्या होता है कि ये लाइसोजाइम जो है ये लाइसोजाइम क्या करता है कि ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ता है ये, ठीक है, लेकिन कवक में इसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक। फिर उसके बाद जो सेलुलेज जो होता है ये क्या करता है कि पादप की कोशिका भित्ति को तोड़ता है, कौन, सेलुलेज। तो इसका जो है ये कवक की एंजाइम से संसाधित नहीं होते हैं ये। फिर उसके बाद ये जो डीएनएज जो होता है ये डीएनएज क्या करता है कि ये डीएनए को ही नष्ट करता है ये, ठीक है। तो इसका डीएनए के पृथक्करण में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हमको क्या करना है कि कवक से डीएनए को पृथक करना है, अलग करना है, तो वो किस एंजाइम से हम करेंगे। तो आपको पता है कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की, और काइटिन को तोड़ने के लिए जो है काइटिनेज का हम प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, काइटिनेज का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में नहीं है, यानी कि पीबीआर 322 में कह रहा है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिकृति की उत्पत्ति, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रतिबंधन स्थल, और ऑप्शन सी दिया हुआ है टीडीएनए, और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है पीबीआर 322 जो है एक प्लाज्मिड होता है, ठीक। और इस प्लाज्मिड में जो है कौन सा कह रहा है कि नहीं होता है इसमें, इसका मतलब 3 गो होता है, एक इसमें नहीं होता है। हमको यही पता करना है कि इसमें कौन सा नहीं होता है। तो जैसे कि ये इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन प्रतिकृति की उत्पत्ति, तो ये प्रतिकृति की उत्पत्ति तो इसमें तो पीबीआर 322 में होता है, ठीक है, क्योंकि प्रतिकृतियां शुरू करने के लिए, रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए इसका होना जरूरी है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिबंधन स्थल, यानी कि ये पीबीआर 322 में जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधन स्थल होते हैं, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं विभिन्न प्रकार के विदेशी जीएनए को जोड़ने के लिए ये आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है डी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, तो इसमें क्या होते हैं कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, तो ये भी होते हैं उसमें। इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें नहीं होता है टीडीएनए, और नहीं पूछा हुआ है तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, यानी कि इसमें टीडीएनए नहीं होता है। टीडीएनए मैंने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम में ये होता है, टीआई प्लाज्मिड का भाग है ये, कौन सा, ये टीडीएनए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का अब क्या होगा ये आपको बताना है,
ठीक है। यानी कि जब बाहरी जीन का निवेशन हम टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, आपको पता है टेट्रासाइक्लिन अभी मैंने बताया कि ये जो है पीबीआर 322 में होता है, तो ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में अगर हम करते हैं बाहरी जीन का निवेशन, तो पुनर्योगज प्लाज्मिड में क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कि ऑप्शन बी दिया है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी है प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, कि ऑप्शन डी एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए ये एम्पिसिलिन जीन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन कर रहे हैं इसमें, तो इसमें एम्पिसिलिन का कोई लेना देना नहीं है, तो इससे ये प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जीन हम इसमें डाल रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इसलिए बैक्टीरिया इससे क्या हो जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिसंवेदनशील हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन सी दिया हुआ है मेथेनोबैक्टीरियम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। अब रहा ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो एग्रोबैक्टीरियम है, और ये पौधे में जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग होता है। मैंने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम में जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं और पौधे में जीन स्थानांतरण के लिए इनका प्रयोग होता है। थर्मस एक्वाटिकस जो होता है ये क्या होता है कि इससे जो है टैग पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है, और आपको वहीं पूछ भी रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है। और ये जो थर्मस एक्वाटिकस का कार्य भी वही क्या है, ये कि ये क्या करता है कि ये टैग डीएनए पॉलीमरेज इससे प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर तो मिल जाएगा यही ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जानते हैं आगे मिथेनोबैक्टीरियम क्या है, ये कि मिथेनोबैक्टीरियम जो है ये मीथेन गैस बनाने वाला ये बैक्टीरिया होता है। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, तो यह एक समूह है, विशिष्ट जीवाणु ये नहीं है, ये कुछ जीवाणुओं का क्या है, ये समूह होता है। कौन, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस से जो है ये तो टैग डीएनए पॉलीमरेज हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, कह रहा है इसमें कि कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है बैसिलस थुरिजिएंसिस, ऑप्शन सी दिया हुआ है एस्चेरिचिया कोलाई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। कौन इसमें कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए दिया है एग्रोबैक्टीरियम। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम क्या है कि ये पौधे में जीन ट्रांसफर करता है, कीटनाशक प्रोटीन नहीं बनाता है ये, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं। बैसिलस थुरिजिएंसिस क्या करता है कि ये क्राई प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन बनाता है ये, तो ये क्राई प्रोटीन बनाता है, और ये क्राई प्रोटीन क्या करता है कि कीटों को मारता है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में वही कि कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, तो हमें जवाब मिला कि ये बैसिलस थुरिजिएंसिस जो है ये क्या करता है कि क्राई प्रोटीन बनाता है जो कीटों को मारता है। तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई क्या होता है कि ये प्रयोगशाला होस्ट के रूप में कार्य करता है ये कौन, लेकिन प्रोटीन ये नहीं बनाता है ये, ठीक है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, मैंने अभी बताया कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कुछ बैक्टीरिया के समूह होते हैं, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस विकर से डीएनए के विशेष स्थानों पर काटा जाता है, विकर कहने का मतलब कि किस एंजाइम से जो है डीएनए को विशेष स्थानों पर काटा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी दिया हुआ है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है टोपो आइसोमरेज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आखिर कौन सा है इसमें जो डीएनए के विशेष स्थानों से काटता है। तो ये तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करता है कि डीएनए का संश्लेषण करता है, तो इसका डीएनए को विशेष स्थानों से काटने का कोई ये कार्य नहीं है। टैग पॉलीमरेज क्या करता है कि ये पीसीआर में डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, ये कौन, टैग पॉलीमरेज, तो इसका भी ये विशेष स्थानों पर काटने का कार्य नहीं है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि डीएनए की जो कुंडली है उस कुंडली को क्या करता है कि ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है विशिष्ट अनुक्रम पर काटने का कार्य नहीं है। अब रह गया रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज
न्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है कि उसको जो है किसी विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से देखते रहिएगा, जहां न समझ में आए वहां वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि स्मिथ एंड नाथन्स ने किया था, कि बर्गर ने किया था, कि वाक्समैन ने किया था, कि फ्लेमिंग ने किया था। आखिर कौन किसने किया था ये प्रतिबंधन एंजाइम की खोज। तो याद रखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम की जो खोज है वो स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था, ठीक है। किसने किया था, स्मिथ एंड नाथन्स ने किया था। और इनको जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी 1978 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। इनको क्या दिया गया था, इनको इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ठीक है। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। और आपको पता है कि ये वाक्समैन जो है, वाक्समैन जो है एंटीबायोटिक की खोज इन्होंने किया था। किसका खोज किया था इन्होंने, तो एंटीबायोटिक की खोज किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक की खोज किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि क्या किया था, ये एंटीबायोटिक की खोज किया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेमिंग का आपको पता है कि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्लेमिंग जो है किसका खोज किए थे, ये तो पेनिसिलिन की खोज की थी। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये फ्लेमिंग ने क्या किया था कि पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने। तो चलिए हमारा तो आंसर हो गया कौन सा, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की, तो स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है रेस्ट्रिक्शन विकर है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन विकर है कहने का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछ रहा है कि कौन सा है, ठीक है। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्सोन्यूक्लिएज। ये एक्सोन्यूक्लिएज क्या होता है कि ये डीएनए को जो है, एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है कि ये डीएनए को एक सिरे से काटता है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए के सिरों से ही क्या कर देता है कि न्यूक्लियोटाइड को हटाता है ये। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन विकार कौन सा होता है हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन विकर है, किसी विशिष्ट स्थानों पर काटता है। ये एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है कि ये किसी सिरे से काटता है। ये क्या करता है, ये किसी सिरे से काटता है। ये लाइगेज जो होता है, ये लाइगेज डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है, और पॉलीमरेज जो है ये डीएनए संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो रिस्ट्रिक्शन विकर कौन सा हो जाएगा, एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण जब किसी विषाणु वाहक के माध्यम से होता है तो क्या कहलाता है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका से जब हम दूसरी जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो स्थानांतरण जब किसी विषाणु वाहक के माध्यम से अगर करते हैं हम, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पारक्रमण कहलाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है संयुग्मन कहलाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है रूपांतरण कहलाएगा, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुवादन कहलाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं हम सभी ऑप्शन के बारे में। ये जो पारक्रमण है ये क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज के माध्यम से ये जीन ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, और ये विषाणु में क्या करता है कि विषाणु के माध्यम से जो है ये आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। संयुग्मन क्या होता है कि ये जो है प्रत्यक्ष कोशिका से इसका कोई संपर्क नहीं है संयुग्मन का, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा ये। और रूपांतरण क्या होता है कि मुक्त डीएनए का कोशिका द्वारा ग्रहण, ये क्या कहलाता है, रूपांतरण हो जाएगा। और अनुवादन तो ये प्रोटीन संश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है, तो ये तीनों नहीं हो जाएगा। क्या कहलाएगा, जब अगर हम किसी जीवाणु से जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कर रहे हैं तो वो पारक्रमण कहलाता है, वो भी विषाणु वाहक के माध्यम से कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एगारोज जेल यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो एगारोज जेल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन जो है किस आधार पर किया जाता है। जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उसका जो हम विलयन करते हैं, अलग अलग उसे करते हैं, तो वो किस आधार पर होता है वो,
केवल आवेश के माध्यम से होता है, कि केवल माप के माध्यम से होता है वो, कि आवेश व माप के अनुपात से होता है वो, कि वो जो होता है उपरोक्त सभी, ये सभी के आधार पर होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये आवेश के माध्यम से, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, आवेश, तो ये आवेश के माध्यम से ये नहीं होता है, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी डीएनए अणु पर समान ऋण आवेश होता है, इसलिए केवल आवेश के आधार पर पृथक्करण जो है ये नहीं होता है, तो इसीलिए तो नहीं होगा। केवल माप कह रहा है कि साइज, हाँ ये क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं, छोटे छोटे जो खंड होते हैं वो तेजी से जो है आगे बढ़ते जाते हैं, तो इससे जो है उनका पृथक्करण हो जाता है, विलगन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो केवल माप जो है ये सही आंसर है। लेकिन देखते हैं अभी आगे ऑप्शन, आवेश व माप अनुपात, यानी कि ये क्या है कि ये सिद्धांत प्रोटीन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये भी आंसर जो है नहीं होगा, और उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एगारोस जेल में जो है डीएनए अणु का जो विलगन होता है वो साइज के आधार पर होता है, वो माप के आधार पर होता है। जो बड़े बड़े डीएनए खंड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि जीवाणु से डीएनए को पृथक करने के दौरान निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब जीवाणु से डीएनए को पृथक करते हैं तो उसके दौरान जो कौन सा एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि नकारात्मक पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए दिया हुआ है लाइसोजाइम, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है राइबोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रोटीएज, ठीक है। चलिए हम सभी चारों ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। ये जो लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ता है। ये किसको तोड़ता है, ये तो जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब ये कह क्या रहा है कि जीवाणुओं से डीएनए को पृथक करने के दौरान निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयोग नहीं होता है, तो ये तो होता है, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है क्या करता है ये कि ये कोशिका भित्ति को तोड़ता है, तो इसका तो प्रयोग होता है। राइबोन्यूक्लिएज जो होता है ये भी क्या करता है कि आरएनए को नष्ट करता है। ये किसको नष्ट करता है, तो आरएनए को नष्ट करता है, तो ये भी इसका भी प्रयोग होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज क्या करता है कि ये डीएनए को ही नष्ट कर देता है, और हमें डीएनए चाहिए, ठीक है। ये डीएनए जो है डीएनए को पृथक करना है तो उसको नष्ट नहीं करना है, तो इसीलिए इसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं पूछ रहा है और इसका प्रयोग करने से हमें नुकसान है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। ये तीनों का प्रयोग किया जाता है, इसका नहीं किया जाता है क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज जो होता है यानी कि डीएनए जो होता है ये क्या करता है कि ये डीएनए को ही नष्ट कर देगा, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयोग करने हेतु महत्वपूर्ण गुण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण पूछ रहा है कि इसमें कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को वाहक के रूप में हम प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम वेक्टर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसमें हम कौन से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण गुण उसमें क्या होना चाहिए जिसके आधार पर हम उसका सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिकृतियन का उद्भव, ऑप्शन बी दिया है चयनात्मक चिन्हों की उपस्थिति, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज के लिए स्थल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इसका माप, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, वैसे तो इसमें तो सभी जरूरी है हमारे लिए, लेकिन पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें वो चीज बताना है कि कौन सा जो है सबसे जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रतिकृतियन का उद्भव, यानी कि इसमें क्या है कि ये प्लाज्मिड के अंदर जो है स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने के लिए प्रतिकृतियन का उद्भव होना जरूरी है, यानी कि ORI स्थल होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद चयनात्मक चिन्ह ये तो होना ही, ये भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो, वैसे तो ये तीनों होगा लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है क्या कह रहा है ये पूछ रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा प्रतिकृतियन का उद्भव सबसे ज्यादा, ये प्राथमिक है इसका, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज का प्रयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से किया जाता है, ये प्राप्त किए जाते हैं। पूछ रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का जो प्रयोग है वो डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लाज्मिड से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से प्राप्त किए जाते हैं,
ऑप्शन सी दिया हुआ है जीवाणु भोजी से प्राप्त किए जाते हैं, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है जीवाणु कोशिका से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्लाज्मिड से। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं कि ये प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम का कोई स्रोत नहीं है ये। ठीक है, ये वेक्टर होता है एक। और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से संबंधित नहीं होते हैं। और हमें जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त करना है तो वो कह रहा है कि किससे प्राप्त होगा, जीवाणु भोजी से। ये देखिए जीवाणु भोजी जो होते हैं एक वायरस होते हैं और ये एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है जीवाणु कोशिका, तो हमारा ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जीवाणु कोशिका से, बैक्टीरियल सेल से ही हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएजेज का हम क्या करते हैं कि उसके लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक में व्यापक रूप से हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंजाइम डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करने को उत्प्रेरित करता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो एंजाइम है जो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को जो है क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, उसको डीएनए के सिरे से काटता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्सोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी दिया हुआ है डीएनए पॉलीमरेज और ऑप्शन डी दिया हुआ है हिंद-2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्शन ए के बारे में कि एंडोन्यूक्लिएज क्या है। तो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है कि एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है, कि ये डीएनए के जो किसी विशिष्ट स्थान पर बीच में मतलब मध्य में ही ये भीतर ही काटता है ये। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सिरे की बात कर रहा है। और मैंने उसी समय आप लोगों को बताया था कि ये एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है क्या करता है, ये कि डीएनए को जो है एक सिरे से काटने का कार्य करता है। कौन, एक्सोन्यूक्लिएज। और ये डीएनए लाइगेज जो काटता नहीं, ये जोड़ता है ये। ठीक है, ये काटता नहीं, ये जोड़ता है। और हिंद-2 जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, सिरों से न्यूक्लियोटाइड ये हटाता नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पुनर्संयोजित डीएनए अणु उत्पन्न हो सकता है। यानी कि किसकी अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा तो पुनर्संयोजित डीएनए अणु जो है उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन बी दिया हुआ है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है डीएनए खंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है ई कोलाई। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मैंने बताया था कि ये डीएनए को काटने के लिए आवश्यक है, तो इसके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है नहीं बनेगा, तो ये तो चाहिए ही। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में कह रहा है ना, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तो हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डीएनए लाइगेज क्या होता है कि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आवश्यक है। जो कटे हुए डीएनए के टुकड़े हैं तो उनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है ये। ठीक है, डीएनए खंड कह रहा है, तो डीएनए खंड ही क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आधार है, तो ये भी इसका भी क्या है, जरूरी है। अब इसमें किसकी जरूरत नहीं है तो वो हो जाएगा ई कोलाई। किसकी, ई कोलाई। यानी कि ई कोलाई की अनुपस्थिति में पुनर्संयोजित डीएनए अणु उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि एक वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन प्रायः इनके वर्ण में सहायता करता है। यानी कि एक जो वाहक होता है, वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो जीन होता है वो किनके वर्ण में सहायक होता है। क्या प्रतियोगी कोशिकाओं के वर्ण में सहायक होता है, कि रूपांतरित कोशिकाओं के वर्ण में सहायक होता है, कि पुनर्योजित कोशिकाओं के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रतियोगी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो ये होगा नहीं। फिर उसके बाद रूपांतरित कोशिकाएं, यानी कि जिन कोशिकाओं ने प्लाज्मिड ग्रहण किया होता है वे क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक में जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन क्या होता है कि ये तो ट्रांसफॉर्म सेल के लिए चयन के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन प्रायः रूपांतरित कोशिकाओं के वर्ण में क्या करता है, ये सहायता करता है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल के वर्ण में क्या करता है, ये सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड एक कवक है, प्लाज्मिड बी विषाणु है, कि सी प्लाज्मा कला का एक भाग है, कि डी जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है।
तो आप लोगों को ये बताया गया है कि ये जीवाणु कोशिका में क्या होता है कि छोटे छोटे जो वृत्ताकार डीएनए होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वो प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त डीएनए। ये कवक तो पता है आप लोगों को कि ये क्या होते हैं, ये कोई प्लाज्मिड नहीं है, ये फंगी ये कोई प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। विषाणु ये तो वायरस से स्वतंत्र इकाई है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भाग जो है ये डीएनए अणु नहीं है ये, तो ये भी ये क्या होगा कि ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। जो इको आर आई यानी कि इको रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो प्राप्त होता है वो किसका स्रोत है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, किससे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बैम H1 से, कि ऑप्शन बी दिया हुआ है ई कोलाई से, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों से, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है हिंद 3 से। तो आपको पता है कि ये जो बॉम H1 है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये स्वयं ही एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये इको आर आई का स्रोत नहीं है, स्वयं ही क्या है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और पूछ रहा है कि इको आर आई का स्रोत क्या है, ठीक है। फिर ई कोलाई जो जीवाणु है, ठीक है, ई कोलाई जीवाणु, तो इसी से हम क्या करते हैं कि इको आर आई एंजाइम जो है क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जिससे हम जो चीज़ प्राप्त कर रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। तो जब ये तो ए और बी तो होगा नहीं दोनों, हिंद 3 क्या हो जाएगा कि ये जो है ये भी एक एंजाइम होता है, ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त होता है ये एंजाइम, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इको आर आई किससे प्राप्त होता है, तो ये ई कोलाई से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। ये जो एगारोज जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समुद्री घास, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मक्का, ऑप्शन नंबर सी दिया है साइकस, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये जो समुद्री घास होता है ये एगारोज का क्या करता है कि पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि इसी से प्राप्त किया जाता है क्या, एगारोज। किससे, तो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मक्का तो होगा नहीं, मक्का से क्या हमें मिलता है, तो स्टार्च मिलता है, तो ये तो मक्का तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद साइकस तो एक जिम्नोस्पर्म का एक पौधा है, क्या है ये, साइकस जिम्नोस्पर्म का पौधा है, तो इससे तो एगारोज नहीं मिलता है। तो हमारा डी तो होगा नहीं इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समुद्री घास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कम समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सवाल करने हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय भी बहुत कम है और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं आप लोगों को, बहुत जरूरी क्लासेज आप लोगों के लिए अब लेकर के आएंगे हम। तो ये वीडियो के अंत तक जो है आप लोग बने रहिएगा, ताकि आप लोगों से ये मिस ना हो जाए कहीं, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज का स्रोत है, ठीक है, स्रोत नहीं है, सॉरी, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज का स्रोत नहीं है, यानी किससे जो है हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज नहीं प्राप्त करते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज, नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज आप लोगों से पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है इस्चेरिचिया कोलाई, और ऑप्शन सी दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बैसिलस एमाइलोली, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के बारे में जानते हैं कि ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो होता है ये क्या करता है कि ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज इससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि हिंद 3 हो जाएगा, ठीक है, हिंद 2 हो जाएगा, ये सब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और किससे प्राप्त होता है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त होता है, हिंद 2 और हिंद 3। अगर हम इस्चेरिचिया कोलाई से बात करें तो इस्चेरिचिया कोलाई से हमें इको R1 इको R2 जैसे एंजाइम ये सब किससे मिलते हैं, तो इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त होता है। अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें जो है TI प्लाज्मिड के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज का कोई प्रमुख स्रोत ये नहीं है, कौन, तो ट्यूमिफेसियंस। और नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और जहां तक से रही बात इस बैसिलस एमाइलोली की, तो ये बैसिलस एमाइलोली जो है बाम H1 एंजाइम इसी से प्राप्त होता है, ये बैसिलस एमाइलोली से। तो ये सारे ऑप्शन का जो मैंने बताया कि कौन किससे प्राप्त होता है वो सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद पीसीआर अभिक्रिया में टैग पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है, यानी कि पीसीआर में जो है पीसीआर अभिक्रिया करते हैं तो उसमें टैग पॉलीमरेज द्वारा जो है कौन सा पद जो है क्या होता है, उत्प्रेरित होता है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टेम्पलेट डीएनए का विकृतीयन। ऑप्शन बी दिया हुआ है टेम्पलेट डीएनए के लिए प्राइमर्स की एनिलिंग। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है टेम्पलेट डीएनए का प्राइमर सिरे का विस्तार। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें हो जाएगा प्राइमर सिरे का विस्तार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड इसमें 5 इंड से 3 इंड, जैसे कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि कौन सा पद पीसीआर अभिक्रिया में टैग पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि 5 इंड से 3 इंड की दिशा में क्या होता है कि तो डीएनए स्ट्रैंड का विस्तार होता जाता है, डीएनए स्ट्रैंड का क्या होता है, विस्तार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन बड़ा है, ये अट नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो हम इसको अच्छे से दिखा देंगे, मैनेज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बड़े स्तर पर पुनर्योगज प्रोटीन उत्पादित करनी है, जैसे कि अगर बड़े स्तर पर आपको जो है पुनर्योगज प्रोटीन उत्पादित करनी है, तो निम्न में से उत्तम उत्पादन के लिए चयन करना चाहिए। अगर उत्तम उत्पादन के लिए हमें क्या चयन करना चाहिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ए दीर्घतम क्षमता का प्रयोगशाला फ्लास्क का हमें प्रयोग करना चाहिए, कि बिना इनलेट व आउटलेट के लिए एक स्टॉइड तो टैंक बायोरिएक्टर का प्रयोग करना चाहिए, कि ऑप्शन सी दिया हुआ है एक सतत संवर्धन तंत्र का प्रयोग करना चाहिए, कि उपरोक्त में से कोई एक। देखिए उपरोक्त में से कोई एक होगा, लेकिन एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो एक कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये दिया हुआ है जो प्रयोगशाला फ्लास्क, तो फ्लास्क में न तो नियंत्रित पीएच होता है और न ही ऑक्सीजन ताप पोषक तत्व कुछ नहीं होता है, तो इसका तो हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, बिना इनलेट व आउटलेट के एक स्टाइड टैंक बायो रिएक्टर कह रहा है, तो ये तो बैच कल्चर नहीं है, इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं कि सीमित मात्रा में होते हैं, और उत्पादन जो होता है ना कुछ समय बाद रुक जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसमें उत्पादन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, सतत संवर्धन, यानी कि सतत संवर्धन एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि पोषक माध्यम लगातार डाला जाता है और उत्पादन इसमें से लगातार निकलता जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक और स्थिर उत्पादन इसी से मिलता है हमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक सतत संवर्धन तंत्र। इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसका आंसर हमारा सी होगा, एक सतत संवर्धन तंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पीसीआर तकनीकी के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है हर्बर्ट बॉयर। ठीक है, हर्बर्ट बॉयर दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी दिया हुआ है कैरी मुलिस। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्थर कॉनबर्ग। ये आप लोग जानते होंगे पहले से, इसका क्या हो जाएगा, ये जो हर्बर्ट बॉयर जो है ये किससे जुड़े हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से जुड़े हैं, तो ये तो होगा नहीं, पीसीआर तकनीक के लिए इनको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था क्योंकि ये जुड़े ही नहीं थे उस चीज़ के लिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से जुड़े थे। हरगोविंद खुराना को आप लोगों को पता है कि ये जेनेटिक कोड पर कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, पीसीआर के तकनीक के विकास के लिए पूछ रहा है। तो हरगोविंद खुराना जो है जेनेटिक कोड पर इनको कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा। कैरी मुलिस क्या हो जाएगी, कैरी मुलिस को 1993 ईस्वी में इनको दिया गया था पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार, यानी कि ये तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये जो आर्थर कॉनबर्ग है ये डीएनए पॉलीमरेज 1 की खोज के लिए प्रसिद्ध है, कौन, आर्थर कॉनबर्ग, लेकिन हमारा पीसीआर तकनीक के विकास के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि गोल्डन राइस भविष्य की पारजीनी फसल है। ये जो गोल्डन राइस जो है ये भविष्य की पारजीनी फसल है, निम्न में से किस उन्नत लक्षण होने का कारण है, यानी कि इसमें कौन सा जो है उन्नत लक्षण है इसमें कि भविष्य की पारजीनी फसल है ये। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उच्च लाइसिन कंटेंट। ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें कीट प्रतिरोधी। ऑप्शन सी दिया हुआ है उच्च प्रोटीन कंटेंट। और ऑप्शन डी दिया हुआ है उच्च विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, तो ये जो उच्च लाइसिन कंटेंट होता है ये क्या होता है कि ये क्वालिटी प्रोटीन में नहीं होता है,
मेज नहीं होता इसमें। फिर उसके बाद ये कीट प्रतिरोध बीटी कॉटन का गुण है, ये कीट प्रतिरोध, ठीक है। ये कीट प्रतिरोधी जो है किसका है, बीटी कॉटन का गुण है। ये गोल्डन राइस का नहीं है, ये गोल्डन राइस का पूछ रहा है। इसमें क्या होता है कि उच्च विटामिन ए कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, किधर गया ये ऑप्शन नंबर सी जो है, उच्च प्रोटीन दिया हुआ है। तो गोल्डन राइस में जो है प्रोटीन, गोल्डन राइस का उद्देश्य प्रोटीन नहीं है, इसमें क्या होता है कि उच्च विटामिन ए कंटेंट है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि इसमें विटामिन ए कंटेंट है, किसमें, गोल्डन राइस में, ठीक है। और ये शरीर में विटामिन ए में क्या हो जाता है, जैसे ही गोल्डन राइस को खाते हैं तो इसमें बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस समस्या को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन भी योग्यता होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है वो कौन सा है, आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। किसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ट्रांसपोजॉन, ऑप्शन सी दिया है म्यूटॉन, और ऑप्शन डी दिया है रिकॉन। ये देखिए सिस्ट्रॉन क्या होता है कि जीन की क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। ये स्थान नहीं बदलता है ये, ठीक। ये इसमें स्थिति परिवर्तन यानी कि स्थान परिवर्तन की बात कर रहा है, इनकी टू चेंज पोजीशन की बात कर रहा है ये। और ये सिस्ट्रॉन जो होता है क्या होता है कि ये जीन की कार्यात्मक इकाई है, स्थान नहीं बदलता है। ट्रांसपोजॉन, ट्रांसपोजॉन जिसे हम जंपिंग जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग जीन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वो कौन सा है, ट्रांसपोजॉन कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, आप लोगों से पूछ भी सकता है कि ट्रांसपोजॉन क्या है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोजॉन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। म्यूटॉन जो होता है ये म्यूटेशन की छोटी इकाई है, तो ये तो होगा नहीं, ये डीएनए का गतिशील तत्व नहीं है। और रिकॉन जो होता है ये पुनर्संयोजन की इकाई होता है, ये स्थान परिवर्तन नहीं करता है, ये पुनर्संयोजन की इकाई होता है। रिकॉन यानी कि रिकॉम्बिनेशन की इकाई होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं, ये जो परजीवी पौधे हैं वो कैसे विकसित किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विदेशी जीन के प्रवेशन से, कि ऑप्शन बी दिया हुआ है क्लोन एवं आनुवंशिकतः रूपांतरित जीन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है परिशुद्ध जीन्स के द्वारा। तो चलिए जानते हैं हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से। इसमें दिया हुआ है विदेशी जीन के प्रवेशन से। देखिए ये जो है विदेशी जीन का प्रवेशन तो हम करते हैं, लेकिन ये कोई एक विधि नहीं है, ये उसका एक भाग है, कोई एक विधि का भाग है, तो ये होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि इससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे इसमें दिया हुआ है, उसको हम लेंगे। फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है क्लोन एवं आनुवंशिकतः रूपांतरित जीन द्वारा, ये भी क्या है, कथन अधूरा है, ठीक है। ये भी क्या है, अधूरा है। इसको भी, इससे भी बढ़िया हमारे पास इसमें ऑप्शन है ये कौन सा, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, ये इसके अंदर आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं कि विदेशी जीन को काटते हैं, जोड़ते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। केवल, और ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, केवल शुद्ध जीन होना ही पर्याप्त नहीं होता है ये, ठीक है। इसकी विधि पूछ रहा है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं कि परजीवी पौधे प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी विशिष्ट स्थान पर डीएनए को काटने वाले विकर कहलाते हैं। विकर मतलब एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि विशिष्ट स्थान पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम कौन से होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी दिया हुआ है राइबोजाइम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है लाइसोजाइम। तो आपको पता है कि ये जो डीएनए लाइगेज होता है ये काटता नहीं, जोड़ता है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन जो होता है, यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है किसी डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य करता है ये, ठीक है। राइबोजाइम जो होते हैं ये आरएनए से बने होते हैं, ये राइबोजाइम जो होते हैं आरएनए से बने होते हैं, तो ये विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य नहीं करते हैं। लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये, कौन सा, जो कि डीएनए को काटने का कार्य करता है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन गन का उपयोग होता है,
अभी तो मैंने बताया आप लोगों को पीछे। चलिए जानते हैं इसमें कि जिन गण का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, अभी जिन गण के लिए आप लोगों को नहीं बताया है, ध्यान से सुनिएगा। जिन गण का क्या उपयोग होता है, ऑप्शन ये दिया हुआ है कि प्लाज्मिड को काटने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है कटे डीएनए को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, कि डीएनए को शुद्ध करने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग भी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें आगे हौसला मिले कि आप लोगों के लिए इसी तरीके से भर जनवरी वीडियो कराएं। ठीक है, पूरा भर जनवरी वीडियो आप लोगों को इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराएं ताकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो ये आपके लिए। देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है प्लाज्मिड को काटने के लिए, तो प्लाज्मिड को काटने का जो कार्य होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का होता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड को काटने का कार्य होता है, जीन गन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कटे डीएनए को जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का तो काम आपको मैंने बताया कि डीएनए लाइगेज करता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, हाँ तो ये हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये जीन गन में क्या करते हैं हम कि ये एक बायोलिस्टिक मेथड होता है और इसमें जो है स्वर्ण या टंगस्टन के जो कण होते हैं उनको लेपित करके और कोशिका में क्या किया जाता है कि दागा जाता है। ठीक है, यानी कि फायर किया जाता है, कोशिका में दागा जाता है, जिसे हम बोलते हैं जीन गन। तो ये क्या होता है कि विजातीय जो डीएनए होते हैं उनको परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए हम क्या करते हैं कि जीन गन का प्रयोग करते हैं। और डीएनए को शुद्ध करने के लिए वो तो रासायनिक विधियों से होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे प्राप्त होता है। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है, कि आप लोग का तो आंसर मिल गया होगा कि थायोबैसिलस फेरोक्सिडोस से प्राप्त होता है, कि बैसिलस सबटाइल्स से प्राप्त होता है, कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा से प्राप्त होता है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ये थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोगों को हम क्लास भी कराए हैं, उसमें भी आप लोगों को सभी बच्चों को मैंने बताया हुआ है कि थर्मस एक्वाटिकस से ये प्राप्त होता है। ठीक, और ये जो है थायोबैसिलस फेरोक्सिडोन्स जो है ये धातु ऑक्सीकरण से जुड़ा बैक्टीरिया है ये, और बैसिलस जो सबटाइलिस जो है वो सामान्य बैक्टीरिया है, टैग पॉलीमरेज नहीं देता है ये, तो ये तीनों तो होगा नहीं। ठीक है, और फिर रह गया ये तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो होता है ये एक माइक्रोब है, पीसीआर से संबंधित नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है। कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो है प्रतिबंधन एंजाइम है, HIND3 की प्रोटीएज, डीएनएज 1 की आरएनएज, इसमें से कौन सा जो है प्रतिबंधन एंजाइम है। ठीक है, तो आपका ये HIND3 आपको ऑप्शन पहले ही मिल गया है कि HIND3 जो होता है, पहले से भी जानते हैं कि HIND3 जो है क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये। ठीक है, ये विशिष्ट अनुक्रम को काटता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। कौन, ये तो HIND3। प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये डीएनए पर कार्य नहीं करता है। डीएनएज जो होता है वो क्या करता है कि डीएनए को ही तोड़ देता है ये डीएनएज। और आरएनएज जो होता है ये आरएनए तोड़ने वाला एंजाइम होता है, तो इसीलिए प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा हो जाएगा, HIND3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जिसे प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि आपको बताना है कि डीएनए का जो है विशिष्ट अनुक्रम जिसे प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पहचाना जाता है वो कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, कि एंटीसेंस आरएनए, ए तथा बी कोई भी, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ठीक है, और हमारा आंसर भी यही हो जाएगा कि पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ही हो जाएगा। ये डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम है जिसे प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है कि पहचाना जाता है, और 5 इंड से 3 इंड की दिशा में इसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और जो एंटीसेंस जो आरएनए होता है, एंटीसेंस जो आरएनए ये क्या करता है कि जीन अभिव्यक्ति को रोकने में सहायक होता है। ये और बी तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, और इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर तो है इसमें, तो पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक आणविक तकनीक जिसमें ऐच्छिक जीन की असंख्य प्रतियां कृत्रिम परिस्थितियों में संश्लेषित की जाती है क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक आणविक तकनीक है जिसमें हम ऐच्छिक जीन, जो ऐच्छिक जीन कहने का मतलब जैसा जीन हम चाहते हैं मनचाहा जीन, उसकी असंख्य प्रतियां यानी कि बहुत सारे कॉपी हमको तैयार करने हैं, तो उसको कृत्रिम परिस्थितियों में यानी कि हम जो है अपने बनाए हुए परिस्थिति में, वातावरण में उसको हम संश्लेषित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है। क्या वो एलिसा कहलाती है, पीसीआर कहलाती है, वो तकनीक को क्या कहते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, कि बहाव साइटोमेट्री कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें से चूज करना है। तो एलिसा तो होगा नहीं, एलिसा जो होता है ये क्या होता है कि ये एंटीबॉडी परीक्षण तकनीक होता है ये। ठीक है, तो एलिसा तो होगा नहीं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें डीएनए की कई प्रतियां बनाई जाती है, किसके माध्यम से, पीसीआर के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनकी जेल विद्युत कणगमन है, इसमें क्या करते हैं कि डीएनए के टुकड़ों को जो है अलग करते हैं। तो ये तो हमको करना नहीं है, क्योंकि हमको प्रति बनाना है, अलग नहीं करना है। बहाव साइटोमेट्री क्या होता है कि कोशिकाओं की गणना की जाती है इससे। ठीक है, यानी कि तो साइटोमेट्री से क्या किया जाता है कि कोशिकाओं की गणना की जाती है। तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसीआर साइटोमेट्री इज सॉरी, ये पीसीआर इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो ऐच्छिक जीन है उसका बहुलीकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है एमएमआर, ऑप्शन बी दिया हुआ है पीसीआर, ऑप्शन सी दिया हुआ है एमआरआई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इन सभी का। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि वही क्वेश्चन दिया है घुमा करके कि ऐच्छिक जीन के, यानी कि जैसा जीन आप चाहते हैं उसका बहुलीकरण, यानी कि उसका जो है बहुत सारे आप कॉपी बनाना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे। तो एमएमआर तो होगा नहीं, क्योंकि एमएमआर जो होता है ये डीएनए मरम्मत प्रणाली से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं। पीसीआर, हाँ पीसीआर हो जाएगा, क्योंकि पीसीआर से हम बहुत सारे डीएनए का कॉपी तैयार करते हैं। एमआरआई क्या हो जाएगा कि ये चिकित्सीय इमेजिंग तकनीक होता है ये। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो एमआरआई तो होगा नहीं है। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, ये भी क्या होगा इसमें, पीसीआर इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आप लोगों को, ये सब कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं, और हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में उलझा दे ये, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सारे ऑप्शन का एनालिसिस भी आप लोगों को करा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो है किस नाम से जाना जाता है। क्या जैविक बंदूक के रूप में जानते हैं उसे, कि आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है, कि प्लाज्मिड के रूप में हम जानते हैं, कि माइक्रोपिपेट के रूप में जानते हैं। हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ठीक है, तो किस रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जैविक बंदूक के रूप में। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैविक बंदूक जीन गन होता है। ठीक है, ये शब्द तो जीन गन के लिए प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, तो ये तो इससे रिस्ट्रक्शन एंजाइम से कोई संबंधित नहीं है ये। आणविक कैंची के रूप में, हाँ मैंने पहले भी बताया कि ये जो है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, यानी कि मोलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, रिस्ट्रक्शन एंजाइम को जो है हम आणविक कैंची के रूप में जानते हैं। प्लाज्मिड तो आपको पता है कि प्लाज्मिड एक वाहक होता है ये। ठीक है, डीएनए वेक्टर होता है, ये तो होगा नहीं। और माइक्रोपिपेट के रूप में तो ये प्रयोगशाला का कोई उपकरण नहीं है, ये एंजाइम भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि GAATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है, यानी किसकी पहचान स्थल है, कौन सा, GAATTC। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एंजाइम जो है इसको पहचानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है EcoRI, ऑप्शन बी दिया है EcoR2, और ऑप्शन सी दिया है HIND2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है BAM2S1। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ये किसका जो है पहचान स्थल है, कौन सा। GAATTC बहुत ही एक चर्चित सवाल है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। तो ये हो जाएंगे आपका EcoRI के, यानी कि इसको GAATTC जो होता है ये क्या होता है कि EcoRI का पहचान स्थल है। EcoRI, इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यहीं से डीएनए अनुक्रम को जो है पहचानता है। ठीक है, और EcoR2 जो है इसका रिकॉग्निशन साइट जो है अलग होता है। ठीक है, इसका जो है अलग होता है। HIND2 का जो है क्या होता है
तो इसका जो है इसका भी अलग होता है, BAM-H1 का भी इसका भी क्या होता है, अलग होता है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि GAA-TTC का जो है और ये पहचान स्थल कौन सा है, किसका पहचान स्थल है ये, तो इको R1 का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्लाज्मिड कौन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है BAM-H1, ऑप्शन बी दिया हुआ है इको RI, ऑप्शन सी दिया हुआ है PBR 322 और ऑप्शन डी दिया हुआ है HIND-3। आपको बताना है कि इसमें से प्लाज्मिड कौन है। तो आपको पता है कि BAM-H1 जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है, ये कोई प्लाज्मिड नहीं है। इको RI भी क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कोई प्लाज्मिड नहीं है। और HIND-3 भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये भी कोई प्लाज्मिड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा PBR 322, ये जो है एक प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा कि TI प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो TI प्लाज्मिड होता है वो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। क्या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से प्राप्त किया जाता है, कि क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त किया जाता है, कि ये जो है ए तथा बी दोनों से प्राप्त किया जाता है, कि बैसिलस सबटाइलिस से प्राप्त किया जाता है। इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में तो कई बार चर्चा किया कि TI प्लाज्मिड जो है निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है। आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। तो ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जो होता है इसमें RI प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, RI प्लाज्मिड पाया जाता है। और ये RI प्लाज्मिड की वजह से क्या होता है कि हेयरी रूट डिजीज का कारण बनता है। ये हेयरी रूट डिजीज कहने का मतलब ये है कि ये जो है रूट में क्या होता है कि बहुत सारे घने 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 बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे रूट यानी कि मूल निकल जाते हैं, जड़ें निकल जाती है, उसमें बाल जैसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो तो एग्रोबैक्टीरियम तो होगा नहीं, क्योंकि TI प्लाज्मिड जो है इसमें नहीं होता है, इसमें RI प्लाज्मिड होता है। TI प्लाज्मिड किस में होता है, तो कई बार हमने चर्चा किया था कि TI प्लाज्मिड जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में होता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम देखिए दोनों का नाम ही दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम, लेकिन एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, इसमें RI राइजो है, राइजो। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा होता है, तो इसमें होता है RI प्लाज्मिड। कौन सा होता है इसमें, तो इसमें याद रखिएगा RI प्लाज्मिड होता है। और TI प्लाज्मिड की अगर बात करता है तो कौन सा हो जाएगा, ट्यूमीफेसियंस वाला हो जाएगा। T से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूमीफेसियंस और TI प्लाज्मिड हो जाएगा। ए तथा बी दोनों होगा नहीं, क्योंकि दोनों में अलग अलग होते हैं। बैसिलस सबटाइल्स जो है ये तो सबटाइलिस जो है ये नहीं होगा, एक सामान्य बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, तो इसका कोई TI प्लाज्मिड से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विबीजपत्री पादपों में रोमिल मूल रोग किसके द्वारा होता है। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बात किया था, एक ऑप्शन को मैंने समझाया था और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है ये कि कह रहा है कि रोमिल मूल रोग किसके द्वारा होता है, यानी कि हेयरी डिजीज पूछ रहा है। देखिए वहीं दे दिया हेयरी रूट डिजीज। ठीक है, तो हेयरी रूट डिजीज जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आप लोग तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मैंने अभी बताया जस्ट कि एग्रोबैक्टीरियम तो ये TI प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये TI प्लाज्मिड होता है। और ये एग्रोबैक्टीरियम में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन में कौन सा होता है, RI प्लाज्मिड होता है। और यही RI प्लाज्मिड ये RI प्लाज्मिड होता है। और यही RI प्लाज्मिड क्या करता है कि ये हेयरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बैसिलस thuringiensis के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये कीटनाशक ये BT टॉक्सिन बनाता है। ये कौन, बैसिलस thuringiensis। और ये जो है मिलोइडोगाइन इकोग्निटा जो होता है ये क्या होता है, ये जड़ गांठ होता है, ये निमोटोड है एक। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन क्या करता है, ये हेयरी रूट डिजीज का कारण बनता है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि TI प्लाज्मिड में निम्न में से क्या हटा दिया जाता है, यानी कि TI प्लाज्मिड में से कह रहा है कि क्या हटा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑक्सिन जीन को हटा दिया जाता है, कि ऑप्शन बी दिया हुआ है वायरुलेट जीन को हटा दिया जाता है, कि साइटोकाइनिन जीन को हटा दिया जाता है, कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जीन दोनों को हटा दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं ये ऑक्सिन जीन। देखिए ऑक्सिन जीन हटता है लेकिन अकेले नहीं हटता है। ठीक है, केवल ऑक्सिन जीन ही नहीं, इसके साथ और भी जीन जो होते हैं हटते हैं। तो एक तो ये इसको रखते हैं हम अभी वायरुलेट जीन। ये वायरुलेट जीन क्या होता है कि ये tDNA पौधे को पहुंचाने में ये सहायक होते हैं। तो ये वायरुलेट जीन तो ये नहीं होगा। साइटोकाइनिन जीन, ये साइटोकाइनिन जीन जो होता है ये क्या होता है कि ये इसको हटा दिया जाता है उसमें, यानी कि TI प्लाज्मिड में जो है इसको भी हटाया जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी
ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन जीन दोनों को हटा दिया जाता है टीआई प्लाज्मिड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। ऑप्शन ए है पॉलीमरेजेज, ऑप्शन बी है न्यूक्लिएजेज, ऑप्शन सी है प्रोटीएजेज और ऑप्शन डी है लाइगेजेज। ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लिक अम्ल जो है किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो चलिए हम देखते हैं पॉलीमरेज क्या होता है। तो पॉलीमरेज जो है ये आरएनए, ये डीएनए या आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है, ये खंडन करने का कार्य नहीं करता है पॉलीमरेजेज। न्यूक्लिएजेज, आपको पता है कि ये जो न्यूक्लिएजेज होते हैं जैसे कि डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज हो गया, ये सब क्या करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का खंडन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीएज जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ते हैं और ये जो लाइगेज जो होते हैं ये तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं डीएनए को। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, तो न्यूक्लिएजेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीसीआर तकनीक के दौरान एस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जब हम पीसीआर तकनीक करते हैं तो उसके दौरान एस डीएनए से जो प्राइमर बनते हैं उस प्राइमर के बंधने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। क्या विलगन कहते हैं, कि तपानुशीलन कहते हैं, कि विकृतीकरण या फिर निष्क्रियकरण कहते हैं, या फिर बहुलीकरण कहते हैं। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग भी कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसिस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। चलिए हम अगर विलगन की बात करते हैं यानी कि आइसोलेशन की बात करते हैं तो डीएनए की अलग करने की प्रक्रिया होती है, पीसीआर का कोई चरण नहीं होता है ये, इसीलिए ये तो होगा नहीं हमारा। तापानुशीलन क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये पीसीआर का एक दूसरा चरण होता है, तो इसीलिए ये तापानुशीलन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसिस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया ही क्या कहलाती है, तापानुशीलन कहलाती है। ठीक है, विकृतीकरण तो होगा नहीं, ये क्या करता है ये कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का कार्य करता है, और बहुलीकरण में क्या होता है कि डीएनए का विस्तार करने का कार्य करता है, तो ये होगा नहीं। बस पीसीआर तकनीक के दौरान एसिस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है, तो तापानुशीलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, यानी कि कौन सा जो संवाहक है वो डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉस्मिड, ऑप्शन बी दिया हुआ है बीएसी, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्लाज्मिड और ऑप्शन डी दिया हुआ है वाईएसी। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कि कौन सा संवाहक जो है डीएनए के छोटे खंड का जो है क्लोनिंग करेगा। अगर हम कॉस्मिड की बात करें तो कॉस्मिड जो होता है वो क्या करता है कि डीएनए का क्लोन करता है ये, लेकिन ये सबसे छोटे खंड का ये क्लोन नहीं करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है कि 35 से 45 केबी तक का क्लोन करेगा ये कॉस्मिड। ठीक है, अगर हम बीएसी की बात करें तो बीएसी जो है ये 100 से 300 केबी डीएनए को क्लोन करता है, तो इसीलिए सबसे छोटे खंड का ये क्लोन नहीं करता है। और अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो ये प्लाज्मिड जो है ये 5 से 10 केबी तक का ये क्लोन करता है। किसका करता है, 5 से 10 केबी का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये हमारा प्लाज्मिड ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटे खंड का ये क्लोन करता है और ये तो 1000 केबी तक का करता है। वाईएसी जो है 1000 केबी तक का करता है ये क्लोन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे छोटे खंड का क्लोनिंग करता है ये प्लाज्मिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। यानी कि ब्लंट सीरा जो है कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम जो है उत्पादित करता है, इसके बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें SAL1, ऑप्शन बी दिया हुआ है EcoRB, ऑप्शन सी दिया है HIND3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है XHO1। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो SAL1 है ये क्या होता है कि ये चिपचिपे सिरे बनाता है, स्टिकी इंड्स बनाता है और ब्लंट सिरा नहीं बनाता है ये। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं SAL1, क्योंकि ये चिपचिपा सिरा बनाता है ये। और ये जो है EcoRB ये क्या करता है कि डीएनए को सीधे बीच से काटता है। ठीक है, और ये ब्लंट इंड बनाता है, यानी कि ब्लंट इंड इसी को बोलते हैं कि ब्लंट सिरा बनाता है। ये डीएनए को क्या करता है कि बीचों बीच से ये काटता है ये। ठीक है, कौन, तो ये ब्लंट सिरा उत्पादित कौन करता है, तो EcoRB करता है, याद रखिएगा। HIND3 और XHO1 जो है ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से व्यवस्थित है उसकी व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, ऑप्शन बी है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, ऑप्शन सी है प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, ऑप्शन डी है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द्वारा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये क्या होता है कि संरचना इससे देखी जा सकती है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था इससे हम नहीं देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है किस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो होगा नहीं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है इससे क्या होता है कि हम डीएनए की त्रिआयामी संरचना को देखते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड की सटीक व्यवस्था हमें पता चल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, और ये प्रकाश माइक्रोस्कोप तो ये डीएनए जैसी सूक्ष्म संरचना इसे दिखाई नहीं देती है। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होता है ये क्या करता है कि हेतु अणुओं को अलग करता है, तो इसीलिए हेतु डीएनए को अणुओं को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं देखने के लिए उसका, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। अगर पॉलीमरेज पीसीआर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा आवश्यक एंजाइम है। ठीक है, कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि एंडोन्यूक्लिएज है, कि आरएनए पॉलीमरेज है, कि राइबोन्यूक्लिएज है, कि टैग पॉलीमरेज है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है कि डीएनए को काटता है ये। ठीक है, ये डीएनए को क्या करता है, काटता है, इसका पीसीआर में कोई उपयोग नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ये आरएनए बनाता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, आरएनए बनाता है ये, पीसीआर श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है ये। राइबोन्यूक्लिएज जो होता है ये क्या करता है, आरएनए को तोड़ता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। टैग पॉलीमरेज यानी कि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है यही क्या करता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इको आर1 यानी इको आर आई चाहिए, इको आर1, फिर बैम H1, हिंद 3 और पैक्टिनेज। ठीक है, इको आर1, बैम H1, हिंद 3 और पैक्टिनेज, इसमें से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है आपको बताना है। आपको पता है कि ये इको आर1 जो है ये प्रतिबंधन एंजाइम है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसलिए तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि ये तो है ऑलरेडी। बैम H1 जो है ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है और हिंद 3 ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन होता है, तो वो पैक्टिनेज होता है। ये पैक्टिनेज जो होता है क्या होता है, ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता है। आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो है इको आर आई देखेंगे सोचेंगे कि इको आर आई मैंने सुना हुआ है तो इको आर आई करके चले आएंगे। इसमें पूछ रहा है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, नहीं है इसका मतलब एक कोई नहीं है, 3 इसमें होने वाला दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है सेमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि ये जो सेमाक्लोन विविधता होता है वो किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या ऊतक संवर्धन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, कि गामा किरणें द्वारा की जाती है, कि उभय मिश्रण द्वारा की जाती है, कि रासायनिक परिवर्तजन द्वारा की जाती है। देखिए ऊतक संवर्धन क्या होता है, कोशिकाओं के इनविट्रो संवर्धन से ये अनुवांशिक परिवर्तन होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, कौन, ऊतक संवर्धन। ठीक है, सेमाक्लोन विविधता जो है किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ऊतक संवर्धन के द्वारा। एक गामा किरणें जो है म्यूटेशन कराती हैं, उत्परिवर्तन कराती हैं, तो इसका सेमाक्लोनल से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए इसका तो ये आंसर होगा नहीं। फिर उभय मिश्रण जो है ये लैंगिक प्रजनन से संबंधित है, इसका ये भी नहीं होगा। फिर रासायनिक उत्परिवर्तन जन जो है ये क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल म्यूटेशंस होता है, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सेमाक्लोन जो होता है विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ऊतक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। यानी कि जो जीन अभिव्यक्ति होता है उनका नियंत्रण जो होता है वो किनके स्तर पर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन इन ट्रांसलेशन, डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन, और ए और बी बोथ ए एंड बी दोनों होगा। चलिए आप लोग को बताते हैं हम कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है किनके स्तर पर होता है। आपको पता है कि ये प्रतिलेखन जो होता है इसमें mRNA बनता है। ठीक है, mRNA बनने का नियंत्रण होता है किसमें, प्रतिलेखन में। ठीक, अगर हम अनुवादन की बात करें तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अनुवादन में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
ठीक है। तो ये जो है जीन अभिव्यक्ति अपने जीन जो है अपने आप को किस तरीके से व्यक्त कर रहा है, तो प्रतिलेखन और अनुवादन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों तरीके से। इसका मतलब कि ये दोनों हो जाएगा, प्रतिलेखन और अनुवादन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है। और ये जो डीएनए की प्रतिकृति है, ये आपको पता है कि इसमें डीएनए की जो है प्रतिलिपि होती है, जीन अभिव्यक्ति व्यक्ति से कोई इसका संबंध नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। यानी कि जो जीन अभिव्यक्ति होती है, ये जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है वो किनके स्तर पर होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिलेखन। अच्छा, वही क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। हाँ चलिए, वही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एगारोज जो जेल होता है उस पर एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को हम किससे रंगने के बाद जो है देख सकते हैं। एगारोज जो जेल पर हम जब अलग करते हैं डीएनए के टुकड़ों को, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम से हम जब डीएनए के टुकड़ों को अलग करते हैं, तो किससे रंगने के बाद जो है हम उसको देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है एनिलीन ब्लू के माध्यम से, इथिडियम ब्रोमाइड के माध्यम से, कि ब्रोमीफिनॉल के माध्यम से, कि एसीटोकार्मिन के माध्यम से। तो ये जो एनिलीन ब्लू होता है, ये क्या होता है कि प्रोटीन कोशिका भित्ति रंगने में ये काम आता है, तो इसके डीएनए के लिए ये उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है कि ये यूवी प्रकाश में चमकता है, और इसमें अगर हम रंग इसी से रंगते हैं तो ये क्या होगा कि ये इसमें डीएनए के टुकड़े को जो है आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है। ये तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है, ये क्या होता है कि ये ट्रैकिंग डाई है, इसको देखने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये तो होगा नहीं। और एसीटोकार्मिन जो है ये न्यूक्लियस रंगने में काम आता है, गुणसूत्र रंगने में काम आता है, तो इसीलिए जो है हम इसको प्रयोग नहीं करते हैं। तो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जो है देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं एगारोज जेल पर अलग करने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो किसके लिए एक उपयोगी साधन है? क्या लिंग निर्धारण के लिए साधन है, कि ये तो अंग संवर्धन के लिए है, कि फॉरेंसिक विज्ञान के लिए है, कि ऊतक संवर्धन के लिए है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, ये लिंग निर्धारण जो होता है वाई क्रोमोसोम से होता है। इस सैटेलाइट डीएनए का इसमें कोई मुख्य उपयोग नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अंग संवर्धन का, ये अंग संवर्धन जो है ये टिश्यू कल्चर तकनीक होता है, इसमें सैटेलाइट डीएनए से कोई संबंध इसका नहीं है। फॉरेंसिक विज्ञान, हाँ फॉरेंसिक विज्ञान में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई मान लीजिए अपराध हो जाता है या फिर किसी को डीएनए परीक्षण करना है कि कौन किसका पिता और बेटा है, तो इसका परीक्षण करना है, तो उस फॉरेंसिक विज्ञान में हम सैटेलाइट डीएनए का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए जो होता है प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये ऊतक संवर्धन का, तो ये तो कोशिकाओं की वृद्धि संवर्धन से संबंधित है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, यानी कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें कि पॉलीमरेज, ऑप्शन बी दिया हुआ है पेरोक्सीडेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाइगेज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, एंडोन्यूक्लिएज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, पहला दिया हुआ है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो होता है ये पीसीआर में उपयोग होता है, एलिसा परीक्षण में इसका उपयोग नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। पेरोक्सीडेज, ये पेरोक्सीडेज क्या होता है कि ये एलिसा में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसके डालने पर जो है ये रंग विकसित करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पेरोक्सीडेज जो है ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो वो कौन सा है? पेरोक्सीडेज है ये। ठीक है, लाइगेज को आपको पता है कि डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा ये। और ये एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के खंडों को काटता है, तो इसका भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम कौन सा करते हैं? तो पेरोक्सीडेज का प्रयोग करते हैं, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन सा होता है? ठीक है, ये जो पौधे में जो है शाकनाशी प्रतिरोधी जीन जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बीटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है सीटी, बी दिया हुआ है सीटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है एमटी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है जीएसटी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है शाकनाशी प्रतिरोधी जीन होता है। अब देखिए,
ऑप्शन के साथ हम चलते हैं तो ऑप्शन ये जो ए दिया हुआ है बीटी, ये बैसिलस थुरिजिएंसिस, ये क्या होता है कि कीट प्रतिरोधी जीन होता है और इसमें शाकनाशी पूछ रहा है, तो इसीलिए बीटी तो होगा नहीं। ये सीटी क्या होता है कि ये जो है ये तो मानक हर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीन कोई नहीं है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। एमटी जो है ये कोई भारी धातु सहनशीलता से ये जुड़ा हुआ है, ये कोई तो रेसिस्टेंस जीन नहीं है। और उसके बाद जो है ये जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी, ये जीएसटी क्या होता है कि ये ग्लूथाई इसका हो जाएगा ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज जो होता है, ये क्या होता है कि ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्रदान करता है, यानी कि शाकनाशी प्रतिरोधी जीन प्रदान करता है, कौन सा, जीएसटी। और इसी से हम क्या करते हैं कि शाकनाशी को जो है, यानी कि शाकनाशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि शाक खरपतवारों को क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है, कौन, जीएसटी। तो चलिए इसी के साथ हमारा सारा सवालों का ये इस चैप्टर को मैंने किया खत्म। अगर इतने सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार दो बार अच्छे से, इसको एक ही बार देख लीजिएगा तो ये अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और इसमें से हर एक बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी प्रश्न पूछेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हर हर महादेव।